अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है सही? अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है सबको सही? अब सही आ रही है? पहले वाली सही थी, अभी बताया अभी सही आ रही है आवाज। अच्छा बताएं, ये वाली सही आवाज है या इससे पहले वाली सही थी? बाकी सब लोग भी बताएं, ये परफेक्ट है? अच्छा आप बताएं, अब सही आ रही है आवाज? चलें ठीक है। अच्छा हमने ना पिछली क्लास में नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस स्टार्ट की थी, लेकिन अभी जो है मैं थोड़ा सा एक चीज क्लास की वजह से मिस हो गई थी, तो वो एक चीज है, वो मैं जरा कवर करवा दूं। उसके बाद जो है मैं दोबारा से आपको नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस पे ही लेके जाऊंगा। एक कॉन्सेप्ट होता है एक्सटेंडेड रेगुलर एक्सप्रेशन। एक्सटेंडेड रेगुलर एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या होता है वो मैं आपको देता हूँ, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी तवज्जो चाहिए, और जो लोग और ज्वाइन कर लेंगे तो फिर सब एक साथ ही। एक्सटेंडेड रेगुलर एक्सप्रेशंस बेसिकली ये क्या कॉन्सेप्ट है कि देखें, मैं कोई रेगुलर एक्सप्रेशन लिखता हूँ, तो जो जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाई है, अगर मैं उनकी बात करूँ, फर्स्ट करें मैं एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखता हूँ ये कि आप सब देख के पहचान सकते हैं कि अगर मैं ये रेगुलर एक्सप्रेशन लिखूं तो इसका मतलब क्या है। अगर ये रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी हुई हो तो इसका मतलब क्या है? नहीं, ये 4 दफा लिखी हुई है। एक्चुअल नहीं, बिल्कुल सीरियस मतलब बताएं जो एक्चुअल में है। बिल्कुल, स्ट्रिंग ऑफ 0 और 1 विच कंसिस्ट ऑफ 4 लाइन, इसका मतलब है 0 और 1 4 टाइम्स आ सकते हैं। यही मतलब है ना, 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा। ये समझ में आ रही है सबके बात? अब फर्स्ट करें ये 100 दफा आ रहा होता, 100 टाइम्स, तो मैं इसको 100 दफा लिखता। ये कॉन्सेप्ट ना एक्सटेंडेड रेगुलर एक्सप्रेशन में आप इस तरह से लिख सकते हैं कि आपने लिखा 0 + 1। तरीका होता है सिंटेक्स का, मैं आपको कुछ चीजें बता दूंगा, सारी नहीं बता रहा, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें बता दूंगा कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, और आप इस तरीके से लिख दें, कर्ली ब्रैकेट में 4। इसका मतलब है 0 + 1 4 टाइम्स आ सकता है। इसकी लेंथ कितनी हो सकती है? 4 टाइम्स। तो आइडिया समझ में आ रहा है? आइडिया ये है कि एक्सटेंडेड रेगुलर एक्सप्रेशन में जब आप कोई चीज ज्यादा वेरिएबल्स पे लिख रहे हो, कोई ऐसी चीज लिख रहे हो जिसमें बहुत सारे वेरिएबल्स आ रहे हो, तो उसके कुछ फॉर्मेट होते हैं। तो जैसे लेंथ को आप ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, ये लेंथ लिखने का तरीका है कि आपने इसको लिख दिया 4 टाइम्स। बात समझ में आई है? जैसे ये चीज है, अगर मैं ये लिखूं कि 1 स्टैरिक 0 + ε1 स्टैरिक, तो इसको मैं एक्सटेंडेड रेगुलर एक्सप्रेशन में ऐसे भी लिख सकता हूँ और ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मैं इसको इस तरह से लिख दूं कि 1 स्टैरिक 0
क्वेश्चन मार्क 1 स्टेरिक। समझ रहे हैं? आइडिया हो रहा है कि मैं बेसिकली है रेगुलर एक्सप्रेशन ही, लेकिन जब आप इसको एक्सटेंडेड फॉर्मेट में लिखते हैं तो कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं। जैसे मैं अभी आपको एक चीज और बताऊंगा तो आपको वो चीज ज्यादा सुटेबल लगेगी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि हमें लिखना है क्या लिखना है, हमें लिखना है बेटा इवन नंबर। इवन नंबर के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन, इवन नंबर के लिए, इवन लेंथ के लिए नहीं, इवन नंबर के लिए। तो देखें इवन नंबर के लिए अगर मैं बहुत ही डिटेल में बात करूं तो ये हो सकता है कि सबसे पहले मैं बोलूंगा या तो जीरो आएगा, सॉरी सबसे पहले मैं बोलूंगा प्लस आएगा, या माइनस अगर मैं, अच्छा एक चीज और समझ लें कि देखें ये चीज या ये चीज एक ही मतलब है। मतलब ये भी और के लिए यूज हो रहा है, ये भी और के लिए यूज होता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ये भी और के लिए यूज हो रहा है, ये भी और के लिए यूज हो रहा है। ये बात समझ में आ गई? देखिए रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, आप जैसे भी करना चाहें वो आपकी मर्जी है। तो अभी क्योंकि मैं प्लस को यूज करना चाह रहा हूँ तो इसलिए मैं प्लस के लिए यूज करूंगा। मैं क्या कह रहा हूँ ये देखें, मैंने कहा देखें सर इवन नंबर के लिए प्लस आ सकता है, माइनस आ सकता है, या कुछ नहीं आए। सबसे पहले इवन नंबर में शुरू में माइनस हो या प्लस हो, नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा ही है। इवन नंबर पे शुरू में प्लस हो या माइनस हो, नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा ही है। फिर आपने बोला सर देखें जीरो आ जाए या वन आ जाए या टू आ जाए या थ्री आ जाए या फोर आ जाए या फाइव आ जाए या सिक्स आ जाए या सेवन आ जाए या एट आ जाए या नाइन आ जाए, लेकिन आखिरी वाला जो मेंबर है वो इनमें से होना चाहिए। कंटिन्यू हो रही है यहाँ पर। क्या समझे? इवन नंबर के लिए आखिरी मेंबर ये होना चाहिए, इसको हमने कर दिया स्टेरिक। तो भाई शुरू में कुछ भी है, शुरू में कुछ भी है जीरो से लेके नाइन तक, लेकिन आखिर में 0 2 4 6 8 में से कुछ होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? स्टार्ट में प्लस हो माइनस हो या कोई साइन ना हो, फिर 0 से लेके 9 तक कोई भी नंबर आ सकता है रिपीटेशन में, आखिर में जो है वो क्या आना चाहिए 0 2 4 6 8 में से अगर ये कॉम्बिनेशन बनेगा तो इवन नंबर बनेगा। क्या ये बात समझ में आई? अगर आपको +4 लेना है, सिर्फ +4, तो प्लस यहाँ से ले ले, 4 यहाँ से ले ले, यहाँ से कुछ ना ले। -4 लेना है तो माइनस यहाँ से ले ले, 4 यहाँ से ले ले। 44 लेना है तो माइनस यहाँ से, 4 यहाँ से, 4 यहाँ से। आपको लेना है 4 4 4, डबल 4 यहाँ से ले ले, सिंगल 4 यहाँ से ले ले। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? अब देखिए ये लेंदी हो रही है, मतलब यहाँ एक्सटेंडेड का कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको समझाऊं तो ये लेंदी बात हो रही है। लेंदी का मतलब ये होता है कि आपको बहुत ज्यादा डिटेल में लिखना पड़ रहा है। तो देखिए इसको तरीका क्या है, इसको ओवरराइट करके मैं लिख रहा हूँ। तो पहले मेरी बात समझ लीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा। ये देखिए ऐसे लिखने में मसला नहीं है, लेकिन एक्सटेंडेड में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस या नथिंग। ये देखिए गौर से, क्योंकि इन सबके दरमियान में स्टेप साइज जो है वो 1 का है, क्योंकि इन सबके दरमियान में स्टेप साइज जो कि 1 का है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0 से लेके 9। 0-9 का मतलब है 0 से लेके 9 तक। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसको लिख सकता हूँ 0 से लेके 9 तक। इसका मतलब है 0 से लेके 9 तक कोई सी भी चीज आ सकती है। गॉट इट? 0 से लेके 9 तक कोई भी चीज आ सकती है। और क्योंकि देखिए इसमें डिफरेंस जो है वो 2 का है, तो इसको मैं नहीं लिख सकता, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखिए 0 2 4 6 8। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो इसका मतलब है इनमें से कोई भी एक आ सकता है। पहले सुकून से देख लें, ये सिंटैक्स है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिंटैक्स है। तो सिंटैक्स लिखने का मैं आपको तरीका समझा रहा हूँ। यहाँ मैं कोई कॉन्सेप्ट नहीं दे रहा आपको, मैं सिर्फ एक सिंटैक्स लिखने का तरीका बता रहा हूँ। तो देखें अगर स्टेप साइज 1 का हो तो रेंज को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर स्टेप साइज 1 से ज्यादा का हो तो रेंज ऐसे डिफाइन होगी, किसी और तरीके से नहीं हो सकती फिलहाल। सही है? एक टूल है फ्लेक्स की, उस टूल पे जाके आप डिफरेंट रेगुलर एक्सप्रेशन को बना के
उसके फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा आपने खुद एक्सप्लोर करना है। अगर आपने इस टूल को एक्सप्लोर करना है तो खुद से कर लें, ये आपकी हेल्प करेगी डिफरेंट रेगुलर एक्सप्रेशन को डिफरेंट फॉर्मेट में लिखने की। ठीक है, तो ये एक सिंटेक्स लिखने का तरीका है, डिफरेंट टूल्स में डिफरेंट हो सकता है, लेकिन एक्सटेंडेड का कॉन्सेप्ट ये। फर्स्ट करें मुझे एक रेंज डिफाइन करनी है ABCD की पूरी, ए से लेके जेड तक रेंज डिफाइन करनी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ए से लेके जेड तक ऐसे लिख सकता हूँ, ए जेड, इसको ऐसे लिख दूं, इसको ऐसे लिख दूं। लेकिन इसका मतलब है स्मॉल ए से लेके जेड तक कुछ भी आ सकता है और कैपिटल ए से लेके जेड तक कुछ भी आ सकता है। अगर मैं ये चाहता हूं कि स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड में या कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड में से कोई भी एक आए, तो मैं इसको देखें ऐसे डिफाइन करूंगा। इसका मतलब ये है कि ए से लेके कैपिटल जेड और स्मॉल ए से लेके कैपिटल जेड में से कोई भी एक आ सकता है। लेकिन अगर आपने दो अलग अलग ब्रैकेट लगा दिए तो इसका मतलब है, आप इसको ऐसे लिख लें, तो अब ये मीनिंग सेम हो गई। लेकिन अगर आपने प्लस के बगैर लगाया तो इसका मतलब ये होगा कि आप ये कह रहे हैं कि ये भी आए और ये भी आए, कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगी। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, यूनियन को। समझ रहे हैं आप चीज, देखें ये है और ये, तो इसमें पूरे में से कोई एक आ सकता है, इसमें भी पूरे में से कोई एक आ सकता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये सिर्फ एक सेंटेक्स लिखने का तरीका समझा रहा हूं मैं आपको, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं आपको ये कहता हूं कि फर्ज करें ये लेटर है, एक मैंने एरे बनाया, उसका नाम रख दिया लेटर। अब लेटर क्या होता है, लेटर ये होता है, देखें ये लेटर होता है। इसका मतलब है जब भी मैं कहीं लेटर लिखूंगा तो इसका मतलब है मैं इस एरे को पॉइंट कर रहा हूं। समझ में आ गई ये बात? अब अगर मैं डिजिट लिखूंगा तो डिजिट के लिए मैं क्या करूंगा, डिजिट के लिए मैं आपसे बोलूंगा कि भाई डिजिट ये होता है। सही है? अब आपसे एक सवाल है, सबसे सबसे एक सवाल है, आप लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब पढ़ते हैं तो आप लोग मुझे ये बताइए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको दूसरी क्लास में पहली क्लास के बाद प्रिंट करवाने के बाद आपको सिखाया जाता है कि वेरिएबल क्या होता है। ऐसा ही है? आपको बताया जाता है कि वेरिएबल क्या चीज होती है और वेरिएबल को डिफाइन करने का, डिक्लेयर करने का तरीका ये, ऐसा ही है? तो वेरिएबल भी एक लैंग्वेज होती है बेसिकली। लैंग्वेज का मतलब ये ऑटोमेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वेरिएबल के अंदर भी कुछ चीजें आ सकती हैं और कुछ चीजें नहीं आ सकती। ऐसा ही है? जैसे मैं बोलूँ वॉवेल्स ये होते हैं, तो इसी तरीके से जब वेरिएबल आप पढ़ रहे होते हैं तो आपके टीचर जो होते हैं, जो भी इंस्ट्रक्टर आपको पढ़ा रहे होते हैं, वो आपको बताते हैं कि भाई वेरिएबल के अंदर ये चीजें आ सकती हैं, ये नहीं आ सकती। तो क्या ऑटोमेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसको एक लैंग्वेज कह सकता हूँ कि वेरिएबल की लैंग्वेज ये है? पहले सवाल सुकून से सुनिएगा प्लीज। क्या ऑटोमेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसको एक लैंग्वेज कह सकता हूँ क्योंकि कुछ चीजें आ सकती हैं, कुछ नहीं आ सकती? तो अब मेरा सवाल आपसे ये है सबसे कि वेरिएबल की लैंग्वेज क्या होती है? जैसे होता है ना स्टार्ट विद ए एंड विद ए होना चाहिए, सर 2 ए आ सकते हैं, 3 ए नहीं आ सकते, 4 ए आ सकते हैं, 5 ए नहीं इस तरीके की। तो वेरिएबल की लैंग्वेज आप मुझे डिफाइन कर दें 2-3 लाइन में यहाँ पर कि ये चीजें होती हैं, ये चीजें नहीं होती, या आप ये सिर्फ यही बता देंगे ये चीजें होती हैं और जो नहीं होती वो भी बता दें। जी स्टार्ट करते हैं। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? जो जो वेरिएबल के लिए इंपॉर्टेंट है वो लिखना पड़ेगा। तो मुझे पता है क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज, थोड़ा सा ना गलत बोल रहे हैं, सोच के बताइए ना। आप लोगों को सबको पता है, लेकिन जो सवाल पूछा है वो उसके उसके हिसाब से जवाब दें प्लीज। सवाल ये है कि जैसे मैं बोलूं कि हमारी यहाँ किसी का भी नाम, बल्कि अब तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं अगर मैं आपको बता दूं ये जवाब। तो थोड़ा सोच के बताएं कि वेरिएबल की लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती है और क्या क्या चीजें जरूरी नहीं होती।
शामिर ने तो गलत जवाब दिया बिल्कुल, कश्यप ने भी सही जवाब नहीं दिया। बड़ा सिंपल सा जवाब है। हाँ, ये जो वसीम का जवाब है देखें, इट्स नॉट अबाउट वेरिएबल टाइप बेटा, बेसिकली आप, हाँ बिल्कुल, मरियम का भी जवाब देख लें, वसीम का भी देख लें। आप ये कहते हैं, जैसे आप हमारी बात करें, हमारे नाम कभी नंबर से स्टार्ट हो सकते हैं क्या? मेरा नाम वन उस्मान हो सकता है? नहीं हो सकता ना, या टू। तो इसी तरीके से वेरिएबल के लिए भी आपको क्या बताया जाता है कि वेरिएबल का पहला कैरेक्टर हमेशा अल्फाबेट होना चाहिए। इज इट क्लियर? वेरिएबल का पहला कैरेक्टर हमेशा अल्फाबेट होना चाहिए। इसका मतलब है शुरू में अल्फाबेट आएगा और उसके बाद अल्फाबेट या डिजिट में से कुछ भी आ सकता है। क्या कहते हैं? और डिजिट में भी आप शामिल कर लें। अगर आप कहते हैं कि अंडर स्कोर, इसमें आप कहते हैं कि अंडर स्कोर आ सकता है तो अंडर स्कोर लिख लें, तो आपकी मर्जी है। पॉइंट समझ में आया मेरा? अभी मैं बहुत सिंपल बात कर रहा हूँ। मेरी लैंग्वेज है कि शुरू में अल्फाबेट, शुरू में लेटर में से कुछ आ सकता है, उसमें लेटर या डिजिट में से कुछ भी आ सकता है। ऐसा ही है? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये देखें, आप फिर और डिफाइन कर दें। अगर आप किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज की बात कर रहे हैं कि सर ये भी तो होता है वो भी तो होता है, तो फिर आप उसमें और डिफाइन कर दें। लेकिन देखें, स्टार्ट में लेटर आएगा, कोई एक चीज आएगी इसमें से, उसके बाद लेटर या डिजिट में से कुछ भी आ सकता है। मतलब N1, नंबर वन, एन यहाँ से आ गया, बाकी यहाँ से आ गया। N1 N2, तो एन यहाँ से आ जाएगा, वन N2 यहाँ से आ जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? ये कहलाती है, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपके पास एक्सटेंडेड रेगुलर एक्सप्रेशन। तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। तो किसी बड़े एरे को आप कोई नाम असाइन कर दें और वो नाम आप लिख दें, तो आप थोड़ा सा अपने स्पेस को बचा रहे होते हैं। क्या ये बात सबकी समझ में आ गई? चलिए, एक सवाल और है आप लोगों से। मुझे बताया, अगर मैं आपसे पूछूं इंटीजर क्या होता है, मैथमेटिकली बात कर रहा हूँ, कोडिंग की बात नहीं कर रहा, इंटीजर क्या होता है? क्या ये एक इंटीजर है? क्या ये एक इंटीजर है? क्या ये एक इंटीजर है? नहीं, ये एक इंटीजर नहीं है, क्योंकि कभी भी नहीं, वो सही है आप लोगों की बात, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। तो कभी मैं 045 लिखता हूँ तो उसको 45 ही कंसीडर करता है। या आप ये समझ लें कि भाई इंटीजर की डेफिनेशन ये है, इंटीजर की डेफिनेशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इंटीजर की डेफिनेशन ये है कि अगर शुरू में जीरो आ गया, इंटीजर की बात कर रहा हूँ, तो फिर कोई नंबर नहीं आ सकता। मतलब 09 मेरे लिए इंटीजर नहीं है। अगर मुझे 9 लिखना तो मैं ऐसे लिखूंगा, 09 नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैं अपने स्पेस को जाया नहीं करना चाह रहा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है मेरा? मैं आपके किसी कॉन्सेप्ट को चेंज नहीं कर रहा, मैं कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। तो इसका मतलब है अगर शुरू में जीरो आ गया तो कुछ और नहीं आ सकता। लेकिन इंटीजर के शुरू में प्लस, माइनस या एप्सिलॉन में से कुछ भी आ सकता है। जी, प्लस माइनस और एप्सिलॉन में से कुछ भी आ सकता है। इंटीजर के जीरो में प्लस माइनस या कुछ ना साइन आए, मतलब 44 भी हो सकता है, 43 भी हो सकता है और 43 भी हो सकता है। ये तीनों इंटीजर कहलाएंगे। ऐसा ही है? ऐसा ही है ना? तो इसका मतलब है शुरू में मैंने ये कंडीशन लिख दी, तो इससे तो कोई कंफ्यूज नहीं हो रहा। अब आ जाए, आपने कहा कि अगर सर जीरो आ जाए शुरू में, अगर जीरो आ जाए शुरू में तो कुछ और नहीं आ सकता, तो जीरो के साथ और लगा दिया। और अगर जीरो नहीं आया तो 1 से लेके 9 तक कुछ भी आ सकता है। ऐसा ही है? और उसके बाद डिजिट में से कुछ भी आ सकता है बार बार। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये पूरी एक चीज है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सुकून से देखिएगा। आपने कहा सर ये वाली चीज समझ में आ गई। अब अगर जीरो आया तो यहां से कुछ नहीं आएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर?
जी आसिर, लेकिन थोड़ा सा +0 -0 या विदाउट साइन हम कंसिडर कर सकते हैं। अगर मैं इसको भी थोड़ा डिटेल में बात करूं तो ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। आप वाली लॉजिक में इंप्लीमेंट कर सकता हूं, लेकिन बात थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। कॉन्सेप्ट पिक कर लेते हैं। अगर हमें स्पेसिफिकली वही बात डिजाइन करनी होगी जो आप कह रहे हैं तो हम वो भी कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। 1 मिनट कशफ, मेरी बात कंप्लीट होने दें। 0 आ गया तो ये नहीं आएगा, ये बात समझ में आ गई? इसका मतलब है ये नहीं अलाउ, ये नहीं बन सकते इससे। बिल्कुल सही बात है। बनाने भी क्यों है हमें ये हमें बनाने भी नहीं है। ये बात समझ में आ गई? आगे बढ़ रहा। अब अगर मुझे बनाना है 9 समथिंग, तो देखें 1 से लेके 9 तक कुछ भी आ सकता है, और उसके बाद डिजिट, मतलब 9 आ गया या 3 आ गया या 4 आ गया, उसके बाद 0 से लेके 9 तक कोई भी चीज आ सकती है। डिजिट का मतलब है 0 से लेके 9। तो ये कॉन्सेप्ट ये है, ये डिजिट की डेफिनेशन है। डिजिट क्लियर? सॉरी, इंटीजर की डेफिनेशन है। अब अगर आपसे डेसिमल का पूछा जाए, डेसिमल क्या होता है, तो डेसिमल सर वो होता है, मुझे बताएं डेसिमल, क्या ये एक डेसिमल नंबर है? क्या ये एक डेसिमल नंबर है? 2 पॉइंट, क्या ये एक डेसिमल नंबर है? क्या ये एक डेसिमल नंबर है? क्या हो गया भाई? ये सारे डेसिमल नंबर हैं, जिसमें डॉट आ गया वो डेसिमल है। जिसमें डॉट आ गया वो डेसिमल है ना यार, या नहीं है? वो ना भी लगाऊं तब भी ये डेसिमल नंबर कहलाएगा। हाँ, फ्लोटिंग की बात कर रहा हूँ, डेसिमल की बात कर रहा हूँ, एक ही बात कर रहा हूँ। जिसमें डॉट आ गया वो डेसिमल है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये एक डेसिमल नंबर है? लेकिन क्या ये एक पॉसिबल डेफिनेशन नंबर है, मतलब अलाउ है ये डेसिमल नंबर? नहीं ना। अगर डॉट से पहले सिर्फ 0 है तो सिर्फ 0 आना चाहिए, लेकिन ये अलाउ है, सही है, ये भी अलाउ है। लेकिन अगर 0 आ गया, सिर्फ 0, तो एक 0 आना चाहिए, एक से ज्यादा 0 नहीं आने चाहिए। ये बात सही है? क्या ये अलाउ है? लेकिन ये अलाउ नहीं है। मैं कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, सारी बात है। इसका मतलब है क्या मैं आपसे ये बात कह सकता हूं कि डॉट से इस तरफ इंटीजर अलाउ है? इंटीजर की डेफिनेशन पढ़ ले। क्या डॉट से लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ इंटीजर अलाउ है? इंटीजर का मतलब है या तो 0 आएगा या कोई नंबर आएगा। क्या ये बात सही है? तो मैं ये लिख सकता हूं कि डेसिमल सर इसके बराबर होता है, इंटीजर की डेफिनेशन आपने ऊपर लिखी भी है, और बीच में डॉट लाजमी आता है, और इंटीजर के बाद डिजिट आ सकता है एनी नंबर ऑफ टाइम। तो डॉट से पहले जो है, डॉट से पहले इंटीजर अलाउ है, और डॉट के बाद डिजिट अलाउ है एनी नंबर ऑफ टाइम। क्या ये बात सही है? 50 दफा भी 0 आ सकता है यहाँ पर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब मुझे बताइए कि उस्मान, उस्मान की रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगी? तो आपका जवाब होगा सर उस्मान की रेगुलर एक्सप्रेशन यही होगी। ये उस्मान की रेगुलर एक्सप्रेशन है। इट क्लियर? यू के बाद एस, फिर एम, फिर ए, फिर एन। बिल्कुल ना, समझ में आ गई ये बात? ये छोटी छोटी सी चीजें जो मैं आपकी नॉलेज में मतलब रिकॉल करवा रहा हूँ। रन टाइम पे मैंने बताई है ये बातें, लेकिन कुछ अगर याद नहीं है तो ये बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये एक्सटेंडेड रेगुलर एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट हमारा जितना हमें समझना था हमने कर लिया। एक चीज और थी रेगुलर एक्सप्रेशन से मुताल्लिक ही, वो थी क्या कहते हैं,
कुछ ना रेगुलर एक्सप्रेशन की प्रॉपर्टीज होती हैं। अब प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है कि कौन सी चीज किसके बराबर है। तो कुछ मैं लिख रहा हूं, वो आप देख लें। और जिस तरीके से आप डिजिटल लॉजिक डिजाइन में 12 13 14 रूल्स पढ़ते थे कि ये चीज इसके बराबर होती है, ये चीज इसके बराबर होती है, कि सर A.1 जो है वो किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। या आप याद करते थे ना, A.0 जो है सर वो बराबर होता है 0 के, A+1 बराबर होता है सर 1 के, A+0 बराबर होता है सर A के। ये सारी चीजें आप पढ़ते थे ना। तो इसी तरीके से मैं यहाँ कुछ इसकी आइडेंटिटीज पढ़ा रहा हूँ। आइडेंटिटीज का मतलब होता है कि कौन सी चीज किसके बराबर है। आइडेंटिटीज ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, जैसे जी क्या लिखा है मैंने, कुछ लिख रहा हूं मैं, इनको देख लीजिएगा, वेरीफाई करना चाहे तो कर लीजिएगा। कहीं पर कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड रेगुलर एक्सप्रेशन आ जाती है तो आप इन आइडेंटिटीज को यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं दो रेगुलर एक्सप्रेशन को यूनियन करूं आपस में, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, सेम रेगुलर एक्सप्रेशन। इसी तरीके से ये आखिरी वाली समझ लें जरा, बाकी सब तो बड़ी सिंपल है। ये वाली देखें, ये कह रहे हैं कि एप्सिलॉन के साथ ये चीज यूनियन हो रही हो, या एप्सिलॉन के बाद ये चीज यूनियन हो रही हो, आप आर क्लोजर लिख सकते हैं। क्यों देखें, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप यहां से आर क्लोजर आर पिक कर सकते हैं, कम से कम एक आर, और ज्यादा से ज्यादा जितने भी आर, और यहाँ पर एप्सिलॉन। तो इस चीज के साथ यूनियन करके हम सिर्फ आर क्लोजर ही लिख सकते हैं। ये आइडेंटिटीज हैं कि जो कि आपको अगर इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए बोला जाए तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं इनकी मदद से। दो तीन और लिखवा रहा हूं मैं, इनके प्रूफ हैं लेकिन वो फिलहाल में शामिल नहीं है, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं करवा रहा, लेकिन ये आपको कम से कम पता होने चाहिए। तो ये कुछ आइडेंटिटीज हैं, इनको देख लें और अपने पास नोट करना चाहें तो कर लें कि बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ये जब आपको इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे मैं अभी आपको एक करवा भी दूंगा लास्ट वाली, इसी तरीके से ये भी एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है।
जिसमें हम दो रेगुलर एक्सप्रेशन को बराबर करते हैं कि अगर मैं लिखवाऊं आपके पास, ये देखिएगा, ये आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा, ये वाली देखें, क्या मुझे बता सकता है कोई ये आपस में बराबर है या नहीं है? ये वाली आइडेंटिटी देखें और बताएं क्या ये बराबर है आपस में? क्या जो इससे अचीव किया जा सकता है वही इससे अचीव किया जा सकता है? सोच के बताइए, सोच के। सोचने का मतलब ये होता है कि अपने दिमाग में कोई लॉजिक बिल्ड करें। इक्वल है ना ये? तरीका क्या है इसको प्रूव करने का? आप इससे भी जो बनाना चाहें बना लें, इससे भी जो बनाना चाहें बना लें, दोनों सेम आएंगे तो खत्म हो गई बात। लेकिन आप सब लोग जो लोग कह रहे हैं इक्वल है, वो सब लोग गलत कह रहे हैं, इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सब सही कह रहे हैं। अब इक्वल है, अब इक्वल है, बिल्कुल आसिफ, अब इक्वल है। अगर मैं ऊपर क्लोजर नहीं लगाता तो इसमें सारे एलिमेंट वो पहले आते जिसमें ए पहले आता है, बी बाद में आता है। इसमें पहले बी वाले आ सकते थे। तो ये सिंपल सी बात थी। अगर पेपर में कुछ इस तरह का सवाल आ जाए तो आपने तमाम चीजों को अपने दिमाग में रखते हुए आंसर करना। ये देखें, अगर मैं ये क्लोजर हटा दूं तो इसमें पहले ए आएगा फिर बी आएगा, इसमें पहले बी भी आ सकता था। क्यों? क्योंकि यूनियन वाली बात थी ये। तो ये अब इक्वल हो गए, अब इक्वल हो गए ये। तो ये कुछ आइडेंटिटीज हैं, इनमें आप देख लीजिएगा। आपने सबको आपस में प्रूव करने के लिए, प्रूव नहीं, प्रूव करने का तरीका ये जो इससे बन सकते हैं वैसे बन सकते हैं। तो ये हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन वाला टॉपिक खत्म हो गया। अब हम आए नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस पर। तो नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस क्या होती हैं उसके बारे में पहले दो चीजें समझ लें। देखिए, टॉपिक को दो तरह से पढ़ना है, टॉपिक को दो तरह से पढ़ना है। नॉन रेगुलर लैंग्वेज है, हमें ये बात पता है, ये डायग्राम हमें याद है कि सर रेगुलर लैंग्वेज थी तो उसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा बन सकता था और उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन बन सकती थी। वाइस वर्सा है। वाइस वर्सा का मतलब ये है, जो काम आपने, एक चीज आपको कंफर्म है तो बाकी दो चीजें भी हो जाएंगी। ये ट्राई साइकिल है, आपस में इन तीनों का लिंक है। अगर आपने किसी लैंग्वेज की रेगुलर एक्सप्रेशन लिख ली तो आप आंखें बंद करके कह सकते हैं कि ये लैंग्वेज रेगुलर है। समझ में आ रही है बात? अगर आपने किसी लैंग्वेज की रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दी तो आप आंखें बंद करके कह सकते हैं कि ये लैंग्वेज रेगुलर है। इसी तरीके से अगर आपको कंफर्म है कि ये लैंग्वेज रेगुलर है तो आप ये दोनों काम कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा है और आज फिर कह रहा हूं, परसेंट टू परसेंट वेरी करती है ये चीज, परसेंट टू परसेंट वेरी करती है ये चीज। आपसे नहीं हो रहा वो हमारा मसला है, लेकिन आपसे नहीं हो रहा वो आपका मसला है, हो सकता है वो अलग बात है। समझ रहे? तो परसेंट टू परसेंट वेरी करती है ये चीज। अगर फाइनाइट ऑटोमेटा किसी लैंग्वेज का बना लिया है तो ये दोनों चीजें कंफर्म है। तो आपने अगर किसी चीज को प्रूव करना है कि वो रेगुलर लैंग्वेज है तो आपको ये काम कर लिया। सिर्फ प्रूव करने की बात कर रहा हूं। अगर आपसे कहा गया है कि सर आपने फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है तो बना के दिखाना है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि भाई वेदर द गिवन लैंग्वेज इज रेगुलर और नॉट, वेदर और नॉट द गिवन लैंग्वेज इज रेगुलर, तो आपने विदाउट एनी एल्गोरिथम आपसे कहा है तो आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दें उसकी और जस्टिफिकेशन दे दें दो लाइनों की, या फाइनाइट ऑटोमेटा बना दें और जस्टिफिकेशन दे दें दो लाइनों की, क्योंकि आपसे पूछा है। और अगर नहीं बन रहा आपसे तो भी आप जस्टिफिकेशन दे दें। अब जस्टिफिकेशन का मतलब क्या है कि आप डिस्क्रिप्शन कुछ डिफाइन कर दें वहां पर। डिस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है कि दो तीन लाइंस में आप वर्डिंग में बता दें। अब मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगा तो आप वर्डिंग में भी किसी चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं।
बिलाल, अभी तक अनाउंसमेंट तो नहीं हुई, लेकिन टाइम टेबल आ गया आप लोगों के पास? बिलाल से पूछ रहा हूँ। तो बिलाल, उसमें टाइम टेबल में कितना टाइम लिखा हुआ है पेपर का? पेपर का टाइम कितना लिखा हुआ है? कितने घंटे का पेपर है? तो कभी मिड टर्म 3 घंटे का होता है अगर फिजिकल होता है तो? खत्म हो गई बात। तो जरूरी नहीं है कि कोई चीजें, तुम तो ना रिकॉर्डिंग रोक। हाँ बेटा, हाँ यही तो समझा रहा हूँ कि कुछ चीजें जरूरी नहीं है कि बताई जाएं, खुद से भी समझ में आ सकती हैं। पेपर तो 2 घंटे का होता है, लेकिन आपको 3 घंटे का टाइम दिया हुआ है, इसका मतलब यही है कि फिजिकल नहीं हो रहा। सही है। चलें, तो अभी मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ कि हम किसी भी लैंग्वेज को देखते हुए ये प्रूफ करेंगे कि वो लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं है। तो जब गौर से सुन ले मेरी बात, जब मैं प्रूफ करने की बात कर रहा हूँ तो मेरे लिए सिर्फ प्रूफ करना इंपॉर्टेंट है। ये जरूरी नहीं है कि मैं रेगुलर एक्सप्रेशन लिखूं या फाइनाइट ऑटोमेटा लिखूं। मैं डिस्क्रिप्शन में डिफाइन कर दूं कि भाई ये रीजन है जिसकी वजह से मैं इसको रेगुलर कह रहा हूँ। अगर किसी लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन बहुत लेंदी है तो मैं वहां पर कुछ ऐसी वर्डिंग में बात करूं कि सामने वाले को समझ में आ जाए कि भाई बन तो सकती है, अभी नहीं बना रहा। एक तरीका तो है कि आप वर्डिंग में डिफाइन कर दें, दूसरा तरीका है अलगोरिथम। एक अलगोरिथम के जरिए हम प्रूव कर सकते हैं कि गिवन लैंग्वेज जो है वो नॉन रेगुलर है या नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो हमारा पहला पार्ट जो होगा टॉपिक का वो क्या होगा, हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप लैंग्वेज को देख के पहचान सकते हैं कि लैंग्वेज जो है वो रेगुलर है या नहीं। समझ रहे हैं? किस तरह से आप लैंग्वेज को देख के पहचान सकते हैं कि लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं है। और दूसरा पार्ट क्या होगा कि जब हम थोड़ी बहुत चीजें समझ जाएंगे तो फिर हम एक एल्गोरिथम पढ़ेंगे, जिस एल्गोरिथम का नाम है पंपिंग लीमा। लीमा बेसिकली एल्गोरिथम को कहते हैं। तो पंपिंग का कोई कॉन्सेप्ट है कि आप किसी चीज की ना पावर को इंक्रीज कर रहे होते हैं और वहां आपको ना आंसर पता चल जाता है कि गिवन लैंग्वेज नॉन रेगुलर है या नहीं है। तो ये मीटिंग एंड हो रही है, हम लोग 2-3 मिनट में दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है? 2-3 मिनट में दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं।